नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ, नई सोच के साथ, नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, जिसमें सबसे अहम खबरों की बात होगी। और सबसे अहम खबर की अगर बात करें तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उस पर क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र इस बार रहेगा और उसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। और आज सर्वदलीय बैठक में किस तरीके से चर्चा होगी, कौन कौन से अहम मुद्दे रखे जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ईडी की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। कल लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी और उसके बाद अब आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। इसके अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राजघाट पर किया जाएगा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना में लेंगे हिस्सा। सरकार ने बजट सत्र से पहले आज दोनों सदन के फ्लोर लीडर्स की बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों समेत शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर होगी चर्चा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पेशी। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में होगी पूछताछ। घने कोहरे के आगोश में यूपी बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर। कश्मीर में बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। अगले 1 से 2 दिन में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार। भूटान दौरे पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से की दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापक युद्ध से किया इनकार। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर बाइडेन ने कहा सही वक्त पर सही तरीके से देंगे जवाब। अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 में आज भारतीय टीम के सामने होगी न्यूजीलैंड की चुनौती। भारत ने सभी ग्रुप मुकाबलों में दर्ज की है जीत। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजधानी दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने ना सिर्फ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए भी उन्होंने काम किया। उन्होंने दुनिया भर में अहिंसा परमो धर्मः का संदेश भी दिया। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन से तो जुड़े ही थे, गांधी जी धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ किया करते थे, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। बापू भजन भी सुनते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए बापू को सबसे अधिक पसंद थी। जिस दिन महात्मा गांधी का निधन हुआ था, उसे हम शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। वहीं संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज दोनों सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। तो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। अंतरिम बजट रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद में जो भी नई पार्टी चुनकर आएगी वो पूरा बजट पेश करेगी।
आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव चूंकि इस साल है, इसलिए जो भी सरकार चुनकर आएगी वो चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि जिस साल देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट ही पेश करती हैं। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करती है। इस बजट में पूरे साल की जगह पर आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को कवर किया जाता है। तो 31 जनवरी से बजट सत्र की ये शुरुआत होगी और अंतरिम बजट ये रहेगा। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक इस बार ये सत्र चलेगा। और वहीं इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का, जो कि इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद है। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और अगर आज देखा जाए तो सर्वदलीय बैठक भी होनी है, क्योंकि कल से सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल कृतिका, हम जानते हैं कि जब भी संसद के सत्र की शुरुआत होती है उससे ठीक पहले सरकार की तरफ से ऐसी बैठक बुलाई जाती है। इसमें जो विपक्षी दल है उनके साथ एक एजेंडा साझा किया जाता है कि सरकार किन किन एक तरह से विधेयकों के साथ या फिर जो सरकारी कामकाज है उनके साथ सत्र के दौरान सामने आना चाहती है, और उसकी एक औपचारिक जानकारी दी जाती है और तमाम दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर एक सहयोग मांगा जाता है और एक सहमति बनाने की कोशिश होती है। विपक्ष भी जिन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता है उस बात की जानकारी सत्ता पक्ष को देता है इस बैठक में। तो हमने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रमुख दलों के सदन के नेता हैं उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक बुलाई है 11 बजे। आज जो संसद भवन परिसर है जिसमें लाइब्रेरी भवन है, वहां पर यह बैठक होनी है। निश्चित तौर पर सरकार अपने एजेंडे को तो सामने रखेगी ही, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक तरह से देखें तो जो मौजूदा जो लोकसभा है उसका अंतिम सत्र है, अंतिम सत्र है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर विपक्षी दल कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे, लेकिन चूंकि बहुत संक्षिप्त एक तरह से सत्र है, हम जानते हैं 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी को ये सत्र खत्म हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतरिम बजट जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस पर सभी देशवासियों की निगाहें हैं कि क्या कुछ अंतरिम बजट में होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार चुनकर आएगी तब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जब संसद सत्र की शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पर किन मुद्दों पर एक तरह से विपक्षी दल अपनी बात रखना चाहेंगे इस सत्र के दौरान, वो भी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। आज की बैठक में सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर सहयोग मांगा जाएगा सदन चलाने को लेकर। बिल्कुल शैलेंद्र, आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक सहयोग मांगा जाएगा कि जो सत्र है वो बिना किसी व्यवधान के चलता रहे, और बजट पेश होने में अब कुछ ही समय बाकी है। तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम विपक्ष से भी कि वो बजट सत्र को सुचारू रूप से चलने दे सकेगा? देखिए, आप हम जानते हैं कि मौजूदा लोकसभा का ये अंतिम सत्र है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जाएगी, सत्ता पक्ष जरूर उम्मीद करेगा कि जो भी महत्वपूर्ण कामकाज है उनमें विपक्षी दल सहयोग करें। आज की बैठक में हो सकता है कि विपक्षी दल कुछ अपने जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं अगर समय मिले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि अंतरिम बजट को पेश होना, उसके बाद उस पर चर्चा होनी है, राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो उसके बाद कितना समय बचता है ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई मुद्दा विपक्षी दल उस पर कोई चर्चा चाहते हैं या बात बताना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर देखते हैं कि पहले भी जब आप देखें बजट सत्र का, जब पहले 2 चरणों में बजट सत्र होता रहा है, तो पहले चरण में हम देखते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण कामकाज है वो होता है और उसके बाद ज्यादा जो चर्चा होती है मुद्दों पर वो बजट सत्र के दूसरे चरण में जाती है। तो ऐसे में ये मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र होने जा रहा है, तो इस बात की कितनी गुंजाइश होगी ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये अंतरिम बजट आने वाला है और आमतौर पर हम जानते हैं कि जब बजट पेश होता है तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण में एक पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर रखी जाती है। लेकिन चूंकि ये अंतरिम बजट है तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वो जब पूर्ण बजट पेश होगा चुनाव के बाद, जब नई सरकार बनेगी, तब पेश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए शैलेंद्र। और
इसके बाद रुक करते हैं अब अगली खबर का। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने तेजस्वी यादव को पटना में स्थित दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले कल ईडी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटों तक की पूछताछ की थी। और ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता दें, 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवाई। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला का ये पूरा मामला, जिसमें कल लालू प्रसाद यादव से भी 10 घंटे करीब पूछताछ हुई थी ईडी के द्वारा। अब उसके बाद में आज तेजस्वी यादव से ये पूछताछ होनी है। बिल्कुल। और पटना से सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सलमान, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई, तमाम सवाल पूछे गए जिसके जवाब लालू प्रसाद यादव ने दिए और आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। तो ये शिकंजा जो है वो कसता ही जा रहा है और करप्शन करने वाले को जो है किसी तरह की छूट मिलने वाली नहीं दिख रही है। देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जंग है शहला, जो कि अभी निरंतर जारी है। आज तेजस्वी यादव की पेशी है ईडी के समक्ष और वो अपने सवालों को रखेंगे ईडी तेजस्वी यादव के सामने। साथ ही साथ कल का जो घटनाक्रम है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी लालू यादव लैंड फॉर जॉब मामले में पेश हुए थे और 10 घंटे, जैसा कि आपने भी बताया कि 10 घंटे लंबी पूछताछ चली और आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 बजे वो बाहर आ गए और वहां पर जो राजद के एमएलए और पूर्व एमपी वगैरह थे वो सारे प्रमुख लोग मौजूद थे। राजद के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे और एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये मामला, जैसा कि आपने भी बताया कि 2004 से 2005 के बीच जो रेलवे में नौकरियां दी उसके बदले में जमीनें लिखाई गई गिफ्ट डीड के रूप में और सेल डीड के रूप में। बहुत सारी जमीनें जो हैं बताया जा रहा है। ईडी की आशंका है वो ये कि ये नौकरी के बदले में मुआवजे के तौर पर जमीनें लिखवाई गई थी और इनमें से बहुत सारी जमीनें उनकी पुत्री जो है मीसा यादव और दूसरी जो परिवार के लोग हैं उनके नाम लिखाई गई। तो ईडी ने लगभग 17 लोगों को इसमें नामजद किया है और जो मामला है अभी बारी बारी से सबसे पूछताछ हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हिमा यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, ये सारे लोगों को बुलाएगी ईडी और पूरे मामले का खुलासा करेगी, मामले की जांच करेगी। तो ये सारा घटनाक्रम रहा है और बिहार का राजनीतिक पारा इतनी सर्दी के बावजूद बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा है। इधर 2-3 दिन में काफी घटनाक्रम हुए हैं जिसकी वजह से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है और ये भ्रष्टाचार का मामला तो आप जानते ही हैं बहुत पहले से चल रहा है। जी शहला। जी बिल्कुल सलमान, इतने सालों से ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ईडी लगातार पूछताछ करे। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, अब आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी और उसके बाद में जानकारी ये भी मिल रही है कि आगे चल के जो परिवार के और भी लोग हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया है उनसे भी एक एक करके अब पूछताछ होगी और उसके बाद में ईडी एक निष्कर्ष पर निकलेगी। जी कृत का जो भी बेनिफिशियरी रहे हैं और जिनके खिलाफ ईडी के पास सबूत आ गए हैं तो उनके खिलाफ जांच तो की ही जा रही है। जी तो सवाल कई हैं, बड़े सवाल हैं जो ईडी जानने की कोशिश कर रही है कि नौकरी पहले दी गई या जमीन पहले लिखवाई गई, किस प्रकार से लिखाई गई, कैसे किसी कंपनी के नाम लिखाई गई और बाद में उस कंपनी को खोखा कंपनी साबित कर दिया गया और उसके बाद जो है वो जमीन, वो प्रॉपर्टी लालू यादव के परिवार के नाम हो जाती है। तो सवाल कई हैं, जवाब खंगालने की कोशिश हो रही है। आप भी अपनी नजर बनाकर रखिए। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कृतिका। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लिए रुकते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद में खबरें और भी हैं। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। आखिर कश्मीर की घाटी में पिछले 2 महीने के इंतजार के बाद बर्फबारी जो हो रही है। हालांकि बर्फबारी के कारण पुंछ, पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। पूरा ही ये इलाका सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। लोगों को भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्ग की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों जैसे कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसी जगहों पर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी के लिए भी सलाह जारी की गई है। शबीर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ। तो शबीर, सुप्रभात। पहले तो आपको जितना इंतजार हो रहा था बर्फबारी का, देरी से बर्फबारी हुई और अब जब हुई है तो इस तरह से हो रही है कि रास्ते ही ब्लॉक हो रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस, ये जो बर्फबारी है काफी दिनों के ड्राई स्पेल के बाद हुई है अपर रीचेस में, और इससे जो है आम लोगों और टूरिस्ट्स में काफी खुशी हमको देखने मिल रही है। हमने देखा कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे टूरिस्ट इसलिए आते हैं विंटर्स में कि वहाँ का स्नो का और बर्फबारी का मजा लें। इस बार जो है 2 महीने तक पहले बर्फबारी नहीं हुई। अभी जो संडे से लेके आज तक जो है अपर रीचेस में यानी कि बालाई इलाकों में, चाहे वो अनंतनाग के कुपवाड़ा के हो या हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहाँ पे कुछ हल्की और दरमियाने की ये जो बर्फबारी हुई है, जिसके चलते वहाँ पे जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है या टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उन कारोबार में फिर से एक हलचल मिली है और वो काफी खुश है। उसके चलते जो टूरिस्ट जिन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ आने से अपनी बुकिंग कैंसिल की थी, वो फिर से दोबारा वहाँ पे उन्होंने बुकिंग बहाल रखी है और टूरिस्ट का काफी रश देखने को मिला है इन जगहों पे, क्योंकि विंटर्स में जो है कश्मीर के जो बेशतर टूरिस्ट स्पॉट्स है वो काफ़ी चकाचौंध वहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। और इस बार जो है 2 महीने तक जो ड्राई स्पेल रहा है, इससे न केवल यहाँ के टूरिज्म पे बल्कि यहाँ के एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि इसका असर आगे समर्स में होगा। लेकिन अब जो चलाई कलान के आखिर में, चलाई कलान जो मैं बता दूं कि 40 दिन का हार्शेस्ट विंटर पीरियड रहता है, उसके आखिर में यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उससे यहाँ के आम लोग भी खुश हैं और टूरिस्ट भी स्नो का बड़ा मजा ले रहे हैं। जी शब्बीर, चेहरे तो खिल गए हैं बेशक, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं? क्या कुछ गाइडलाइंस अभी फिलहाल वहां पर जारी की गई हैं टूरिस्ट के लिए और साथ ही वहां के स्थानीय लोगों के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से हमने देखा कि पिछले 5 साल में कश्मीर काफ़ी बदल चुका है। काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर काफ़ी सेफ है। लेकिन हाँ, अभी जो NDRM ने जो कुछ एडवाइजरीज इशू की है वो मौसम के चलते इशू किया है कि जो बालाई इलाकों में या जो कुछ मुगल रोड जैसे रोड है उन पे तभी जाना है जब तक एडवाइजरी का पूरा पालन न किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।
तो जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी तो पड़ी है और चेहरे भी खुल गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार और पंजाब, हरियाणा समेत पूरा दिल्ली एनसीआर आज घने कोहरे की आगोश में है। आज तड़के कोहरा इतना घना था कि दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी एकदम शून्य थी। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं और लोग खुद इन दिनों गर्म रहने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। वहीं देरी से चलने वाली ट्रेनों में काशी एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी, लखनऊ शताब्दी और भी इसके अलावा कई सारी अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं जो इस वक्त देरी से चल रही हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और इस वक्त मौसम की मार तो पूरा उत्तर भारत झेल ही रहा है क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ रही है तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी दिल्ली के अंदर घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह की अगर हम बात करें, जब सुबह 6 बजे मैं यमुना पार से नई दिल्ली की ओर आ रहा था तो यमुना के आसपास जो इलाका है वहां 20 से 30 मीटर तक ही विजिबिलिटी थी, यानी दृश्यता बहुत ज्यादा कम थी। लोगों को वाहन चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक इतनी फॉग देखकर लोग परेशान थे। जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं चल नहीं रहा था, रेंग रहा था। तो पूरी तरह से जो कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया था। आज सुबह अभी भी अगर आप बात की जाए तो इस समय भी दिल्ली के अंदर घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मौसम विभाग ने 31 जनवरी यानी कल और परसों में दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। यानी कि दिल्ली के अंदर कल तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। यानी कि कल थोड़ी और ठंड बढ़ सकती है, लेकिन कोहरे से हो सकता है कि थोड़ी निजात मिल जाए। और 1 तारीख को भी इसी तरह से मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली के अंदर बारिश हो सकती है। तो यानी कि अभी जो ठंड का सितम है दिल्ली वालों को थोड़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन आज तो कोहरा पूरी तरह से घने रूप में छाया हुआ है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ बख्शी से कहूंगा कि इस समय देखिए मैं नई दिल्ली के अंदर मौजूद हूं। यहाँ दूर दूर तक जो पेड़ हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितना घना कोहरा इस समय छाया हुआ है दिल्ली के अंदर, आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार जो जनवरी है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा ठंडी जनवरी रही है, क्योंकि आज 30 जनवरी हो गई और कल 31 जनवरी को ये महीना खत्म हो जाएगा। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जो ठंड का सितम है वो लगातार बरकरार जारी है। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। घना कोहरा लगातार चल रहा है और अभी मौसम विभाग का कहना है कि कल जो है आंधी के साथ बारिश होने की दिल्ली के अंदर संभावना जताई है मौसम विभाग ने। जी गिरीश, आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, जितना कोहरा है। और सुबह अगर 5 बजे की बात करें, जब हम ऑफिस आ रहे थे उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे के बादल घुमड़ के सामने आ रहे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है ऐसे में यातायात पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, चाहे वो सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो। ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी सड़क यातायात के लिए कुछ जारी की गई है या फिर कौन कौन सी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, अगर कुछ बता सकें? देखिए पूरा जिस तरह कोहरा जब अपना घना रूप लेता है तो उसका सीधा असर रेल यातायात और हवाई यातायात पर सीधा पड़ता है। घने कोहरे की वजह से अभी भी दिल्ली आने वाली काफी ऐसी ट्रेनें हैं कई घंटे देरी से चल रही हैं, और जो कई ट्रेनें दिल्ली के अंदर ऐसी हैं जिनका रिशेड्यूल किया गया है समय, यानी कि जो अपने निर्धारित समय से जानी थी उनको थोड़ा सा विलंब से चलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन जो है वो रुक रुक के आ रही है। जिस स्पीड में आना चाहिए था उस स्पीड से दिल्ली नहीं पहुंच पा रही। तो कोहरे ने पूरी तरह से सितम ढाया हुआ है, न केवल दिल्ली में, दिल्ली के आसपास
पूरे उत्तर भारत में इसी तरह का इस समय मौसम देखने को मिल रहा है। और फिलहाल दिल्ली और एनसीआर वालों को तो फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था, मौसम विभाग ने कहा है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को दोनों दिन येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि आज भी फॉग के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है और कहा जा रहा है कि बारिश भी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो चलिए गिरीश, नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे और संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपका। और भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा इन दिनों भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कल भूटान के नए प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोब्गे से भेंट की और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों ने इस हिमालयी राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हित के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर बातचीत की। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता त्शेरिंग टोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक में विकास कार्य संबंधी साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंधों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय छात्रों की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी जुलियन फॉकनर ने भारतीय छात्र विवेक सैनी के सिर और चेहरे पर हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे विवेक सैनी की मौत हो गई। पंचकुला के गांव भगवानपुर निवासी 25 वर्षीय विवेक सैनी अमेरिका में MBA की पढ़ाई करने के लिए गया था। वो एक स्टोर में क्लर्क के तौर पर पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अमेरिका में विवेक सैनी के साथ काम कर रहे उसके दोस्त ने बताया कि आरोपी 3 से 4 दिन से विवेक से खाने पीने की वस्तुएं मुफ्त ले जाता था, लेकिन 14 जनवरी को विवेक सैनी ने आरोपी को फ्री में सामान देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने हत्या का प्लान बनाया। अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भारतीय छात्र की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वाणिज्य दूतावास ने हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसने घटना के तुरंत बाद विवेक सैनी के परिवार से भी संपर्क किया और पार्थिव शरीर को भारत भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विवेक सैनी 26 जनवरी को भारत में अपने घर आने वाला था। और दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट 2024 समारोह का आयोजन हुआ। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के रूप में आयोजित इस समारोह में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने अद्भुत प्रस्तुति दी। दर्शक कितने मंत्रमुग्ध हुए, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के मौके पर आयोजित बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में भारतीय धुनों को सुना गया। किस तरह से लगा लोगों को, आइए बात करते हैं। सभी धुनें बहुत अच्छी थी, बहुत ही भव्य यहाँ का माहौल है, सारे जहाँ से अच्छा। और उसके बाद जो हमारे जी लता मंगेशकर जी का जो बहुत ही प्रचलित गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर ले पानी, और जो बांसुरी वादन था सभी 2-3 बैंड ने बजाया, बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट टाइम देखा है, पहली बार देखा, और बहुत ही हृदय स्पर्श करने वाला, एकदम बहुत बढ़िया।
ऐ मेरे वतन के लोगों जो न्यू ये सॉन्ग ऐड किया, ये बहुत ही अच्छा लगे हम लोगों को। बहुत बहुत सैल्यूट है हमारी भारतीय सेना को, और मैं सैल्यूट करती हूँ दिल से अपने भारतीय सेनाएं हैं, और उनकी परफॉर्मेंस तो आज लाजवाब थी सर। रघुपति राघव राजा राम वाला। जब यहाँ हम आते हैं तो जो जोश होता है, जो जुनून होता है, जो देश की चीज़ें आप देखोगे ना, तो होता है। टीवी में एक रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। और जो आर्मी के इन्होंने जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी अफसर हैं जिन्होंने जो मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा किया, पीछे सिटिंग एरिया सारा अच्छा था। बट जब आंखों से देखते हैं जो जोश है, वो टीवी में वो जोश नहीं देख पाएंगे आप। क्या परेड हुई, क्या मतलब हम जो सोच नहीं सकते उससे बियॉन्ड है चीज़ें। तो जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना की जो अद्भुत प्रस्तुति थी उसे देखकर लोग गदगद हो गए और उत्साहित हो गए। उत्साहित इसलिए हो गए क्योंकि जब भारतीय सेना के जवानों ने जो देशभक्ति की धुनें बजाईं तो उसने एक अलग ही माहौल यहाँ पर बना दिया। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कृतिका, आगे बढ़ने से पहले अब समय हो गया है कि एक नजर डाल ली जाए इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिल्कुल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज राजघाट पर किया जाएगा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रार्थना में लेंगे हिस्सा। सरकार ने बजट सत्र से पहले आज दोनों सदन के फ्लोर लीडर्स की बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों समेत शांतिपूर्ण सत्र चलाने पर होगी चर्चा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पेशी। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में होगी पूछताछ। घने कोहरे के आगोश में यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, एनसीआर, कश्मीर में बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। अगले 1 से 2 दिन में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश के भी आसार। भूटान दौरे पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से की दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापक युद्ध से किया इनकार। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर बाइडेन ने कहा, सही वक्त पर सही तरीके से देंगे जवाब। और अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 में आज भारतीय टीम के सामने होगी न्यूजीलैंड की चुनौती। भारत ने सभी ग्रुप मुकाबलों में दर्ज की है जीत। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारी सहयोगी रेशमा मौजूद हैं। जी रेशमा, बताइए आज के अखबारों ने प्रमुखता से किन खबरों को छापा है? सबसे पहले सुप्रभात, शहला और कृतिका, और बहुत धन्यवाद आपका। और अगर बात करें अखबारों की ख़ास सुर्खियों की, तो ज़्यादातर अखबारात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खबर को अपनी जगह दी है, तो प्रधानमंत्री का पसंदीदा कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम है उसे जगह दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहारा ने परीक्षा पे चर्चा बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है और लिखा है कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को ना माने अपना विजिटिंग कार्ड, और अभिभावकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अपील की है। आपको बता दें कि छात्रों को हमेशा ऐसा दोस्त बनाने का सुझाव दिया गया है जो अधिक बुद्धिमान हो और कड़ी मेहनत करते हों, और साथ ही ऐसे दोस्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र देते हुए कहा कि प्रेरित होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जो पढ़ाई का दबाव है, जो तनाव है, उसे बच्चे अपने सर न लें ताकि बहुत आसानी के साथ उनका पूरा साल निकल जाए। यानी कुछ बड़े ख़ास और बड़े अच्छे मंत्र दिए विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
और अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि इस खबर को भी ज़्यादातर अखबारों ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है। हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह का समापन कल हो चुका है बीटिंग रिट्रीट के साथ, और राष्ट्रीय राजधानी में कल यानी सोमवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान रायसीना हिल्स पर सामूहिक बैंड के शंखादान के लेकर नौसेना के मधुर मिशन चंद्रयान की धुनें गूंजती हुई सुनाई दी और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से इस समारोह के दौरान बैंड ने भारतीय धुनों से सभी का मन मोह लिया है। तो एक बहुत ही अच्छी और ख़ास खबर थी और ज़्यादातर अखबारों ने इसे अपनी सुर्खियों में जगह दी है। और एक और सुर्खी आपको बता देते हैं, योगी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए हैं। और ख़ास तौर से रामलला के दरबार में जब वो पहुंचे तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की सुख समृद्धि के लिए पूजन की है। और ये एक ख़ास खबर है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। और एक और आपको खबर बता देते हैं, काफ़ी दिलचस्प खबर है, संगीत के लिए ये खबर है और संगीत प्रेमियों के लिए ये खबर है। बड़ी अच्छी खबर है कि बढ़ती उम्र में दिमाग को हेल्दी रखता है म्यूज़िक। यानी जितना म्यूज़िक सुनेंगे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। और ख़ास तौर से जो लोग उम्र जिनकी ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, उनके लिए ये ख़ास खबर है। और उसके लिए बताया गया है कि अगर वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उनका जो दिमाग है वो संतुलन रहता है उसमें, और ख़ास तौर से बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। और 10 वर्षों से चल रहे प्रोटेक्ट नामक शोध के बाद ये खबर निकल कर आई है। ये सर्वे किया गया है, 25,000 से अधिक लोगों ने इसे साइन किया था। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि बजट पूर्व समीक्षा एक रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय की, और उसमें कहा गया है कि भारत 3 साल में होगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। और वित्त मंत्रालय के मुताबिक घरेलू मांग की ताकत ने पिछले 3 वर्ष में अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक की वृद्धि दी है। और 10 साल से पहले भारत 1.9 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। और साथ ही सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सुधारों की यात्रा जारी रहने पर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और इसकी अर्थव्यवस्था जो एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत, ये इसकी एक बड़ी कड़ी बताई जा रही है। और आइए अब एक और ख़ास खबर की ओर बढ़ जाते हैं। ये भी ख़ास खबर है क्योंकि इसमें बताया गया है कि महरम के बिना हज पर जाएंगी 5,162 महिलाएं। सबसे अधिक केरल से ये महिलाएं जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि अब तक की सर्वाधिक संख्या रही है ये, और भारतीय हज समिति ने हज 2024 के लिए सोमवार को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए हज यात्रियों का चयन किया है। और जैसे कि अभी हमने बताया कि 5,162 महिलाएं जा रही हैं, यानी बिना महरम के जो उनके साथ पुरुष जाते थे या फिर कोई उनका पति या फिर उनका भाई या कोई भी रिश्तेदार जाता था। इस बार 5,162 महिलाएं बिना पुरुष के, बिना महरम के जा पाएंगी। और अब दिल्ली वालों के लिए ख़ास तौर से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, और उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो जाती है जो मेट्रो में सफ़र करते हैं। डीएमआरसी ने कलर बदल लिया है। तुगलकाबाद से एरो सिटी के बीच बन रहा है एक ख़ास कॉरिडोर, और सिल्वर से गोल्डन हो गई है दिल्ली मेट्रो की ये वाली लाइन, और बेहद खूबसूरत लग रही है ये मेट्रो। फेज़ 4 से तुगलकाबाद से एरो सिटी के बीच 23.62 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन बनाई जा रही है। और साथ में 15 नए मेट्रो स्टेशंस बनेंगे। ये कॉरिडोर मेट्रो की वायलेट लाइन के साथ साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन से भी इंटर कनेक्टेड होगा। तो ये कुछ खास सुर्खियाँ थी अखबारों से। बहुत शुक्रिया रेशमा, बहुत कम समय में ज़्यादा जानकारी आपने तमाम अखबारों की सुर्खियों से अवगत कराया, रूबरू कराया। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9 साल में देश में 24 करोड़ 84 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब ऐसे में बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बीते 9 सालों में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी अब गरीबी स्तर से, गरीबी रेखा जो है उससे बाहर आ चुकी है। विशेषज्ञ हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना बताते हैं जिसमें गरीबी मापने के पैमानों पर सीधा असर पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। विश्व बैंक का पैमाना है कि जो व्यक्ति 180 रुपए या उससे ज्यादा प्रतिदिन कमाता है वो गरीब नहीं है। मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद तीसरे नंबर का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी 2 करोड़ 30 लाख की आबादी को विगत 9 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, बल्कि पिछले दिनों आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 12 पैमानों पर केंद्रित है। इसमें साल 2013 से 14 की स्थिति में देश में गरीब आबादी के अनुपात और 2022 से 23 में देश में गरीब आबादी के अनुपात की तुलना की गई है। नीति आयोग के इस निष्कर्ष में गरीबी कम होने की बड़ी वजह केंद्र सरकार की पीएम अन्न योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना के साथ ही पोषण मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और 100% बिजली उपलब्धता के लिए सौभाग्य जैसे प्रयासों का जमीनी स्तर पर फलीभूत होना बताया गया है। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अमृत सरोवर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना और स्वामित्व योजना आदि में देश में अग्रणी है। इन योजनाओं की मध्य प्रदेश में स्थिति को भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 4.83 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। 82.72 लाख से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस सिलेंडर के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिला है। करीब 4.24 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खुले हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राही तक डीबीटी के जरिए पहुंचने लगा है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में करीब 7,50,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्की छत मिली है। 37 लाख से ज्यादा मुद्रा योजना के हितग्राहियों को अपना काम धंधा शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 24.50 हजार करोड़ से ज्यादा का लोन मिला है। मध्य प्रदेश के वित्तीय विशेषज्ञ मानते हैं कि गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर के सुधार के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ है, जिसका बड़ा कारण राज्य में अधिकांश समय डबल इंजन की सरकार का होना है। मेन गरीबी को गिनने वाले जो मानक हैं उन पर अगर आप देखें तो पिछले 10-15 वर्षों में इसमें बहुत काम हुआ है। विशेष तौर पे मैं अगर वर्तमान जो सरकारें हैं मध्य प्रदेश की, भारत की, अगर आप देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आई और घर घर ईंधन पहुंचा है, जिस तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ में और डीबीटी से चूँकि उनके पास डायरेक्ट पैसा गया है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं जब इनकम आपके पास आपके खाते में दिखती है तो आपका स्तर बढ़ता है। तो मुझे लगता है समग्र रूप से जो योजनाएं हैं जो बहुत ही फोकस्ड हैं, पावर्टी को हटाने के या पावर्टी इरेडिकेशन के लिए जो फोकस्ड अप्रोच होता है, टारगेटिंग टू द पॉइंट, उस पर ही आधारित होने के कारण ये एकदम फर्क आया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यदि गरीबी दूर होने की यही गति बनी रही तो साल 2047 तक या उससे पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। बिल्कुल सही एस्टिमेट है, इसमें कोई ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन नहीं है। ये बिल्कुल सही मॉडरेट एस्टिमेशन है, सेफ एस्टिमेशन है कि 2047 तक हम विकसित के श्रेणी में ज़रूर आ जाएंगे। हो सकता है उससे पहले ही आ जाएं। मध्य प्रदेश में इन आंकड़ों में सुधार की एक वजह औद्योगिक और अधोसंरचना विकास भी है। मध्य प्रदेश आज उद्योगपतियों के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, नए एमएसएमई क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स आदि का विस्तार हो रहा है। तो वहीं 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता, 29,000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता, 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें, नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का विकास होना प्रमुख है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2024 की शुरुआत में खुशखबरी लेकर आई है। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अगले 25 साल यानी कि अमृत काल में अगर भारत की नीति और नीयत इस तरह ही साफ रही और अगले 25 साल अगर पराक्रम की पराकाष्ठा ऐसे ही भारत करता रहा तो 2047 तक यानी कि जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुके होंगे तो गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था।
सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन धोखाधड़ी मामले में सोमवार को शुरू हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने पहुंची ईडी से जुड़े सूत्रों ने ये दावा किया है कि सोरेन लापता है और उनके सारे फोन बंद आ रहे हैं। जांच एजेंसी उनसे अब तक संपर्क नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने सोमवार को दावा किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के डर से पिछले 18 घंटे से फरार हैं। झारखंड बीजेपी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा दांव पर है। और रांची से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता दिवाकर कुमार। दिवाकर, आखिर क्यों ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो वो सवालों का जवाब देने से बचना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन धोखाधड़ी का जो मामला है उसमें ये 10वां सम्मन इस बार जारी किया गया था और उसके बाद सीएम को ये कहा गया था कि आप 31 तारीख तक जो है वो ईडी को समय बताएं, क्योंकि लगातार जो इसके पहले जो सम्मन जारी किया गया था तो मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपलब्धता जताई थी कि भाई हम ईडी ऑफिस नहीं आ सकते, मेरी व्यस्तता है। इन सब वजहों के बाद ईडी ने अपने थोड़े जो सम्मन है उसमें बदलाव किए थे कि आप ही बताइए कि आप किस दिन फ्री हैं और आप ही जगह भी बताएं कि किस जगह पे आपसे पूछताछ किया जाए। उसके बाद 8वें सम्मन के बाद हेमंत सोरेन से हालांकि उनके आवास पर पिछले बार कुछ पूछताछ करीब 7 से 7.5 घंटे की पूछताछ हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है और जो सवाल ईडी ने तैयार किए थे उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो इसके बाद फिर ईडी ने सम्मन जारी किया। 9वें सम्मन के बाद वो हाजिर नहीं हुए और 10वां सम्मन फिर ईडी ने जारी किया और उसके बाद उनको 31 तारीख तक की समय सीमा दी गई थी कि वो हाजिर हो। इस बीच यहाँ 27 तारीख को सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं और ये कहा जाता है कि हो सकता है वो राय मशवरा करने के मकसद से दिल्ली गए हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री के बारे में कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, ना तो मीडिया को ना तो एजेंसी को, कि मुख्यमंत्री आखिर है कहाँ, क्योंकि उनके सारे मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं और उनके साथ जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग थे उनके भी मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये एक संशय और जो कह सकते हैं असमंजस की स्थिति झारखंड में पैदा हो रखी है। और उसके बाद जब इस मुद्दे पर कल हमने गवर्नर से बात किया कि आखिर झारखंड में जो स्थिति पैदा हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर सारी स्थितियों पर है, लेकिन फिलहाल ईडी जो है वो अपना काम कर रही है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने इस बात को फिर एक बार रिपीट किया है। तो लगातार और इस बीच एक मेल जाता है सीएम ऑफिस की तरफ से, सीएम की तरफ से ईडी को कि वो 31 तारीख को उनके सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि सीएम कहां पर जो है वो जवाब देंगे और वो बिल्कुल रांची पहुंच रहे हैं या फिर दिल्ली में जवाब देंगे, ये अभी तक पुख्ता जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन लगातार कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी जब भी मुलाकात करेगी तो कई सारे सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि साल 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य से जुड़े स्थलों का नामांकन होगा। इसमें महाराष्ट्र का सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है।
विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बने ये किले 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं, जो मराठा शासन द्वारा की गई असाधारण किलेबंदी और उनकी सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में 390 से ज्यादा किले हैं, जिनमें 12 किले भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुने गए हैं। इनमें से 8 किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और जबकि एक मिश्रित स्थल है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो जॉर्डन सीरियाई सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के साथ व्यापक युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को जिम्मेदार बताया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का नया प्रस्ताव लाया गया है। वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर और मजबूत है। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका गजा में हिंसा को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि हंगरी आने वाले हफ्तों में स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे देगा। ब्लिंकन ने कहा कि स्वीडन के विलय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तेज कार्यवाही करनी होगी। चिली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी सेंटियागो में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। कई क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के पार दर्ज किया गया। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बता दें कि आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश। और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं इटली के वेनिस में कार्निवल की खूबसूरत झलकियों के साथ। जी हाँ, इसमें हर उम्र के लोग खुशी से भाग ले रहे हैं। इस कार्निवल की खूबसूरत झलकियों का आप उठाइए आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे